हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू सिविल रैंकर्स। जैसे कि आपको पता है, हमने जो CPM है वो हमने स्टार्ट किया था, कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट। अब जो कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट है, ये आज लास्ट टॉपिक है कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट का। इसके बाद ऑलमोस्ट हमारा स्टार्ट हो जाएगा एस्टिमेशन का टॉपिक। तो आज जो टॉपिक हम करने जा रहे हैं वो है ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन क्या है? ग्रुप ऑफ पीपल वर्क टुगेदर टू अचीव अ कॉमन गोल। एक ऑर्गेनाइजेशन होती है, उसका एक कॉमन गोल होता है, तो वही होती है, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन। और ग्रुप ऑफ पीपल जो कि काम करते हैं किसी लिए एक कॉमन गोल, इनका एक कॉमन गोल होता है। ठीक है, अब जैसे कि किसकी ऑर्गेनाइजेशन है, मान लेते हैं कोई अपना मोबाइल वालों की है। ठीक है, तो ये मोबाइल वाले क्या करते हैं, इनका क्या सेल बढ़ाना है ना, इनका एक ही वो है, सेल बढ़ाना मेन। ठीक है, अब वो अच्छा बेचना, कैसे बेचना, वो उनकी सिरदर्दी है। मेन सबका काम है पूरे ऑर्गेनाइजेशन का कि सेल बढ़े, एक कॉमन गोल। ठीक है, इसके तीन टाइप हैं, लाइन ऑर्गेनाइजेशन, लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन एंड फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसमें से क्वेश्चन आ जाता है कि कहता है कि विच टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज यूज बाय द मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन, तो लाइन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ये अभी पॉइंट है, इसके याद रखना। पावर डिस्ट्रीब्यूशन इज फ्रॉम टॉप टू बॉटम, टॉप से लेके बॉटम तक सबको पावर दी होती है। ठीक है ना, कहता है बोरोड फ्रॉम मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन, मिलिट्री में ये काम आता है। जनरेट डिसिप्लिन, ऑब्वियसली मिलिट्री में तो डिसिप्लिन तो होगा ही होगा। क्विक डिसीजन इन रिजल्ट, ठीक है, क्विक रिजल्ट, इसमें सबसे ज़्यादा जल्दी क्विक किस में डिसीजन मिलता है? लाइन ऑर्गेनाइजेशन में। ठीक है, लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन कहता है नॉट सूटेबल फॉर लार्ज प्रोजेक्ट। सबसे पहले इसका बड़े प्रोजेक्ट के लिए लाइन एंड स्टाफ नहीं होता। अब इसमें होता है क्या? मच सिमिलर टू लाइन बट द डिफरेंट इज हेड ऑफ और डिफरेंट फील्ड। हर एक फील्ड के लिए अलग अलग हेड होंगे। ठीक है, मान लो कि एक प्रोजेक्ट ही बन चल रहा है हमारा, प्रोजेक्ट में हम बिल्डिंग का चल रहा है काम, तो उसमें एक मटेरियल आ रहा है, मटेरियल में एक हम हेड बना देंगे मटेरियल का, जो देखेगा कि मटेरियल की क्वालिटी क्या है, कितना आ रहा है, कितना नहीं आ रहा है। ठीक है, फिर एक हम लेबर हेड बना देंगे कि वो देखेगा कि लेबर कितनी आ रही है, कितनी नहीं, है ना। वैसे ही हम एक हेड बना देंगे इंजीनियरिंग का। ठीक है ना, इंजीनियरिंग का हेड बना देंगे, तो वो क्या करेगा कि देखेगा कि काम कितना हो रहा है, ठीक है, कैसे हो रहा है, इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज़ पूरा वो हैंडल करेगा। तो हर एक फील्ड का अलग अलग हेड हो जाएंगे। ठीक है, अब इसमें एडवांटेजेस क्या आ जाएंगे? कहता है एडवाइस फ्रॉम द एक्सपर्ट आर अवेलेबल। ठीक है, अब जैसे क्या सीन है कि अब जैसे मैंने लेबर का हेड है, लेबर की कोई प्रॉब्लम होगी, वो ये थोड़ी ना कि अब अगर मेरा एक सिंगल हेड होता तो वो कितना कुछ संभाल रहा होता, ठीक है, कितनी चीज़ें संभाल रहा होता, तो वहाँ पहुँचना मुश्किल है। तो ये अपनी एक लेबर यूनियन जैसे मान लो, तो वो लेबर यूनियन के साथ आता मिलते जुलते बैठते हैं। ठीक है, तो वो ईजिली अपना जो है प्रॉब्लम वहाँ तक पहुँचा सकते हैं। ठीक है, और या उनसे एक्सपर्ट की एडवाइस ले सकते हैं। स्टाफ इज़ केपेबल टू टेक गुड डिसीजन, हैंस वर्क इज़ नॉट डिलेड, काम डिले नहीं होगा। ठीक है, जल्दी से जल्दी इसका अगर जाएंगे तो काम अपना कोई प्रॉब्लम होगी वो पूछेंगे तो उसका सोल्यूशन मिल जाएगा और जल्दी जल्दी काम होगा। एफिशिएंसी और इकोनॉमिकल, एफिशिएंट और इकोनॉमिकल क्या है? लाइन एंड स्टाफ। ठीक है, नेक्स्ट आ गया फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन। बेस्ट टाइप होती है ये, कैसे बेस्ट होती है? इन दिस वर्क इज डिवाइडेड इन द वे दैट ईच पर्सन हैज़ टू परफॉर्म अ मिनिमम नंबर ऑफ फंक्शन। हर किसी को ज़्यादा काम नहीं करना है, हर किसी को मिनिमम कम से कम काम करना है, हर एक बंदे को। अब क्या इसके एडवांटेज क्या है? वर्क डिवाइडेड एज पर द लेबर स्पेसिफिकेशन। कहता है लेबर स्पेसिफिकेशन मतलब अब एक ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, मान लेते हैं, ठीक है, उसमें क्या है, एक मार्केटिंग टीम होती है, मार्केटिंग की, ठीक है, एक टीम होती है जो टेक्निकल टीम होती है, ठीक है, ठीक है, जो एक होती है आजकल सोशल मीडिया की टीम होती है, ठीक है, जो सोशल मीडिया हैंडल करती है, अलग अलग टीम है ना। ठीक है, तो हर एक बंदे को, अब कोई बंदा है वो मार्केटिंग में अच्छा है, उसको टेक्निकल में डाल देंगे तो वो इतना ऑप्टिमाइजेशन उसकी हो पाएगी, वो इतना ऑप्टिमिस्टिक नहीं रहेगा और ना ही वो अच्छा रिजल्ट दे पाएगा। ठीक है, हर बंदे को उसके हिसाब से एक फील्ड मिलती है, तो वो इस किस में मिलती है? फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन में। अच्छा, अब इसका डिसएडवांटेज क्या है? डिफ़िकल्ट टू रन। ठीक है, क्यों? क्योंकि नो क्लियर कट लाइन ऑफ द अथॉरिटी, एक अथॉरिटी की नहीं होती, क्लियर कट अथॉरिटी नहीं होती। जैसे कि एक ऊपर जो मैंने आपको बताया लाइन ऑर्गेनाइजेशन में है, अपना लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन में हर स्टाफ का अपना अपना हेड होता है, इसमें ऐसा कुछ नहीं होता, क्लियर कट नहीं होता। ठीक है, अथॉरिटी, तो ये सिंपल है। ये छोटी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, कौन सी बेस्ट है, कौन सी उसमें मतलब किस में इकोनॉमिकल कौन सी है, फिर उसमें ये चीज़ कहते हैं क्विक कौन सी है। ठीक है, मिलिट्री कहाँ से आई है, ठीक है, तो याद रखना। अब नेक्स्ट आ गया फंक्शन ऑफ द कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट का फंक्शन क्या है? कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट की फंक्शन है, याद रखना ये चीज़ें, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग और कोऑर्डिनेटिंग। इसको याद रखना है ऐसे, पॉडकास्ट,
कास्ट में डबल सी कर लेना, पॉडकास्ट। पी से प्लानिंग, ओ से क्या आता है, मान लो मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट बैठती है तो बैठ के सारे काम करते हैं, तो एक पॉडकास्ट ही समझ लो होता है, ठीक है। तो बस याद रखना, मैनेजमेंट जब बैठती है तो एक कोई भी प्लान बनाती है तो वो एक पॉडकास्ट ही हो जाएगा, ठीक है। तो पॉडकास्ट में सी डबल कर देंगे। अब पी से प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, ऑर्गेनाइजिंग सॉरी, फिर आएगा डायरेक्टिंग, फिर कंट्रोलिंग, फिर कोऑर्डिनेटिंग, ठीक है। तो इसमें क्या, प्लानिंग में व्हाट एंड हाउ टू डू, क्या करना है और कैसे करना है। इसमें ये आ जाएगा जॉब प्लानिंग, प्री टेंडरिंग प्लानिंग, टेक्निकल प्लानिंग और कॉन्ट्रैक्ट प्लानिंग। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि वो पूछेगा कि प्री टेंडरिंग प्लानिंग जो है वो किस में आ जाती है, ठीक है, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग या प्लानिंग, ठीक है। तो या सिंपल प्री टेंडर किस में आ जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, टेक्निकल प्लानिंग या कॉन्ट्रैक्ट प्लानिंग, ये सारी प्लानिंग में आएगी, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, ऑर्गेनाइजिंग क्या होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी हम फिक्स करते हैं कि तेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तेरी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्रिएट ऑर्गेनाइजेशन, एक ऑर्गेनाइजेशन बनाता है, ठीक है। डायरेक्टिंग क्या है, क्या होता है, मोटिवेट करता है, डायरेक्ट करता है, मोटिवेट लोगों को करता है, गाइड करता है, सुपरवाइज करता है कि कोई प्रॉब्लम किसको आ रही है उसको गाइड करना, सुपरवाइज करना पूरा, है ना। फिर कंट्रोलिंग कहता है, कंट्रोलिंग में क्या है, मॉनिटरिंग प्रोग्रेस, कितना काम हो रहा है, क्या हमने जो एक प्रोजेक्ट बनाया, एक जो है हमने टेक्निक बनाई उसके अकॉर्डिंग चीज़ें चल रही हैं कि नहीं चल रही हैं, टाइम पे जितना हमने किया अचीव हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। कंपेयरिंग वर्क विद ड्राइंग एंड चेक क्वालिटी चेक भी करता है कौन, कंट्रोलिंग में। कोऑर्डिनेटिंग, क्रिएट, ये याद रखना, थोड़ा सा भूल जाता है, बाकी तो आपको याद रहेंगे। क्रिएट फ्रेंडली इन्वायरमेंट, हेल्प टू अचीव गोल, कोऑर्डिनेट, ठीक है, गोल अचीव करने में हेल्प करता है। अच्छा, प्री टेंडरिंग में क्या होता है, प्री टेंडरिंग प्लानिंग में क्या होता है, याद रखना, प्री टेंडरिंग में स्टडी ऑफ ड्राइंग केयरफुली, टाइम लिमिट एट्सेट्रा, क्वांटिटी ऑफ द रिक्वायर्ड मटेरियल, लेबर, मशीन। इसमें भी प्री टेंडरिंग में कितना अमाउंट ऑफ मटेरियल यूज़ होगा या मशीन होगी वो भी। कंसिडर प्रॉफिट मार्जिन, रिस्क लेवल, ये सारा इसमें होता है। 10% कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट ऑफ द टोटल कॉस्ट, ये साइड पे लिखा है, ये भी अभी कर लो, आगे भी बता दूंगा मैं, ठीक है। ये आ जाएगा। अब शेड्यूलिंग एंड इट्स नीड्स, एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग अब स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। शेड्यूलिंग एंड इट्स नीड्स, कब कौन सा काम कब करना है उसके लिए शेड्यूल बनाना पड़ता है ना हमें, तो वो उसकी ज़रूरत यही है कि टाइम पे हमारा काम हो जाए, ठीक है। अब आ गया एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग, अप्रॉक्सीमेट कॉस्ट बिफोर स्टार्टिंग प्रोजेक्ट, ठीक है। कुछ नहीं है, डाटा रिक्वायर्ड फॉर एस्टिमेटिंग, 3 टाइप के डाटा होने चाहिए, ड्राइंग, स्पेसिफिकेशन और रेट्स, ठीक है। ड्राइंग होनी चाहिए किस चीज़ की, कहाँ से क्या चीज़ बन रही है, कितनी है। स्पेसिफिकेशंस होनी चाहिए उसकी, किस क्या स्पेसिफिकेशन के साथ बननी है, उसमें कौन सा सरिया, कौन सा क्या क्या डालना है, और रेट उसका क्या होना चाहिए, अमाउंट मतलब पैसा निकालने के लिए। तो अब टाइप ऑफ एस्टिमेट है, इसको थोड़ा सा ध्यान से करना, यहीं पर भी मैंने थोड़ा ना उस तरीके से बनाया हुआ है, सॉरी ये इग्नोर करना, क्योंकि जहाँ मैं करता हूँ, अगर मेरा क्या है कि अगर प्रीलिमिनरी पढ़ रहे हैं तो अगर मैं प्रीलिमिनरी का कुछ पार्ट अगर मेरे से स्किप हो जाता है तो उसको मैं बाद में कहीं और डाल देता हूँ या कहीं और कर देता हूँ, तो वो ना अब मैं पढ़ते टाइम कल को क्या होगा कि प्रीलिमिनरी पढ़ा तो प्रीलिमिनरी में मेरे को ये प्लिंथ एरिया, क्यूबिक एरिया, बट टिपिकल वे मेथड मैंने छोड़ दिया, तो अगर मैं आगे करता तो आगे लिखता बाद में तो यहाँ पे हो जाता, मतलब चीज़ें एक वे में नहीं रहती, तो उसको करने के लिए मैंने यहाँ पे ये ऐड कर दी हैं, ठीक है। ये चीज़ें जितनी भी ऐड एक्स्ट्रा की हुई हैं। अब क्या होता है, टाइप ऑफ एस्टिमेट क्या होता है, प्रीलिमिनरी एस्टिमेट होता है, ठीक है, पहला प्रीलिमिनरी एस्टिमेट, फिर उसका डिटेल एस्टिमेट बाकी आ जाएंगे, 3 क्वांटिटी एस्टिमेट। ये प्रीलिमिनरी एस्टिमेट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें जो ये आते हैं इसमें क्वेश्चन बड़े आते हैं, ठीक है। प्रीलिमिनरी एस्टिमेट में रफ और अप्रॉक्सीमेट एस्टिमेट, प्री जो पहले होता है, ठीक है ना, काम करने से या सब कुछ उससे प्रीलिमिनरी एक एस्टिमेट देते हैं टू फाइंड द अप्रॉक्सीमेट कॉस्ट, एक सिंपल अप्रॉक्सीमेट इतना लमसम कॉस्ट बताते हैं इसमें इन शॉर्ट टाइम, थोड़े टाइम में, टू टेक एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल के लिए भी प्रीलिमिनरी चाहिए। इसमें क्या है, फर्दर 3 टाइप के, प्लिंथ एरिया, क्यूबिक कंटेंट और टिपिकल वे मेथड। इसमें क्या, प्लिंथ एरिया मेथड में क्या है, प्लिंथ एरिया रेट पर मीटर स्क्वायर दिया होता है, पर मीटर स्क्वायर का रेट दिया होता है, उसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं प्लिंथ एरिया से, ठीक है, तो हमें टोटल कॉस्ट मिल जाएगी, ठीक है। ये क्वेश्चन आ सकता है, टोटल कॉस्ट निकालना, जबकि प्लिंथ एरिया एस्टिमेट इतना है, तो एक बिल्डिंग दे दी होगी, मान लो ये बिल्डिंग है, ठीक है ना, इसका प्लिंथ एरिया कैसे निकालना है, याद रखना। प्लिंथ एरिया निकालने के लिए हमने, मान लो ये जो बिल्डिंग है, ये मैंने बिल्डिंग थोड़े बाहर मतलब थोड़ी सी बड़ी करके बनाता हूँ, ये बिल्डिंग थी, ठीक है, ठीक है, इस टाइप की थी, सिंपल बना रहा हूँ। अब इसमें क्या है कि प्लिंथ एरिया निकालना है हमने, प्लिंथ एरिया क्या है, यहाँ से यहाँ पे देखो आप, यहाँ से ये सेंटर लाइन है ना, सेंटर लाइन से 15.3 है यहाँ पे, ठीक है,
और इधर के सेंटर लाइन से इस सेंटर लाइन से 10.3 है यहाँ पे, ठीक है। और 0.3 क्या है, 0.3 डायमेंशन है, 0.3 मीटर की इसकी वॉल है। अब कहता है ये भी 0.3 मीटर की यहाँ से वॉल है। तो अब कहता है प्लिंथ एरिया आउट टू आउट होता है, ठीक है। ये पूरा रेक्टेंगल जो बाहर का रेक्टेंगल, ठीक है, ये बनाऊँ फिर से मैं, तो ये यहाँ से इसका, यहाँ से यहाँ का, और यहाँ से इधर का, ठीक है। ये हमने देखनी है डायमेंशंस। अब इसका 15.3 एंड टू एंड है ना, तो 15.3 में पहले मैं 15.3 में 0.3 इधर से डाल दूंगा, 0.3 का हाफ, मैंने 0.3 का हाफ इधर से डाल दूंगा, 0.3 का हाफ, तो 0.3 हो गया, तो ये टोटल आ गया 15.6 ऐसे, ठीक है। और 10.3 में 0.3 का हाफ इधर, 0.3 का हाफ इधर, यानी कि 0.3, ठीक है ना। तो 0.3 10, ये 10.6 हो गया, ठीक है। ये अब आपका डायमेंशन आ गई। तो ये डायमेंशन बाहर आउट टू आउट, ठीक है, आउट टू आउट प्लिंथ एरिया में आउट टू आउट डायमेंशन लेनी है। तो उसमें हमने प्लिंथ एरिया आ गया ये आपका, इनटू प्लिंथ रेट दिया होगा, एरिया रेट, उसको मल्टीप्लाई करें, टोटल कॉस्ट आ जाएगी, ठीक है। आइडिया अबाउट द कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन विदाउट वर्किंग, काम बिना किए उसको एक आइडिया बना देते हैं। ये जस्ट एक आइडिया है, ये एक डिटेल एस्टिमेट नहीं है कि कितना प्लिंथ एरिया आपने निकाल के उसको रेट से मल्टीप्लाई कर देना है, इसको बता देना, बाकी ऊपर प्लस माइनस हो सकता है। ये एक प्रीलिमिनरी है। फिर आ गया क्यूबिक कंटेंट। क्यूबिक कंटेंट में क्या, एस्टिमेट ऑफ ऑन द बेसिस ऑफ रेट ऑफ कॉस्ट पर क्यूबिक मीटर, पर मीटर क्यूब कॉस्ट का दिया होगा, उसको मल्टीप्लाई कर देना प्लिंथ एरिया से, तो करना है। अब इसमें हाइट, प्लिंथ की हाइट भी करनी है, क्योंकि प्लिंथ एरिया क्या होगा, मीटर क्यूब, तो वॉल्यूम है ना, क्यूबिक किस में आता है, वॉल्यूम, ये वॉल्यूम है ना, तो वॉल्यूम निकालने के लिए इसकी हाइट वाला जो डायमेंशन है वो ऐड करनी है इसमें। तो हाइट ऐड मतलब मल्टीप्लाई करनी है उसको, हाइट इंटू एरिया करेंगे तो ये वॉल्यूम ही तो आ जाता है। अगर एरिया को थर्ड लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, तो ये था एरिया, तो इंटू हाइट करेंगे तो आपका आ जाएगा वॉल्यूम। तो वॉल्यूम, ठीक है, तो ये पूरा जो प्लिंथ एरिया ये पूरा वॉल्यूम बन गया, ठीक है। वॉल्यूम इंटू रेट पर मीटर क्यूब, रेट पर वॉल्यूम, ठीक है ना, तो वही है। तो ये आएगा क्यूबिक कंटेंट। अब क्यूबिक कंटेंट और टिपिकल वे मेथड क्या आता है, इसमें कुछ नहीं है, एस्टिमेट करते हैं कोई और बिल्डिंग जो सेम टाइप की वैसी बिल्डिंग हो, उसका आपने बता देना। अगर ये सेम टाइप की सिमेट्रिकल बिल्डिंग बनानी हो, मान लो जैसे फ्लैट्स बन रहे हैं, ठीक है, अगर पहले ही उसी जगह फ्लैट बने हुए हैं, तो उनका पैसा आपको पता है कि ये फ्लैट जो थे ये मेरे 20 लाख के बने थे, ठीक है। तो आप उधर ही जगह, उतना ही डायमेंशन है, उतना सिमेट्रिकल है बिल्डिंग जो आपने बनानी है, तो वो आप बोलोगे ऑलमोस्ट 20-21 लाख या 19 से 21 लाख के बीच में बन जाएगी, ठीक है, एक लमसम दे दोगे। अब ये क्या एक्सपीरियंस के ऊपर होता है, अगर आपने ये बनाई है या आपको उसको पता है तो आप इसका एक्सपीरियंस दे सकते हो, ठीक है। तो एक्सपीरियंस के ऊपर चलता है टिपिकल में मैथड। अब नेक्स्ट क्या है, कारपेट एरिया कैसे निकालते हैं। कारपेट एरिया होता है ये बीच वाला, ठीक है, बीच वाला, इसमें वॉल इंक्लूड नहीं होती, आगे बताऊंगा ये। और ये ऐसे ही निकालेंगे, जैसे 0.3 है तो ये सेंटर टू सेंटर थी ना, ये सेंटर टू सेंटर थी, तो मैंने इधर से माइनस कर दिया, इधर से माइनस कर दिया, तो ये अंदर वाला एरिया ये निकालना बस, ठीक है, वो आ जाएगा कारपेट एरिया। आगे इसकी यूज़ होगा, कैसे होगा वो बताते जाऊँगा। अब डिटेल एस्टिमेट आ गया। कंसिस्ट डिटेल ऑफ द क्वान्टिटी ऑफ ऑल आइटम, ठीक है। अब ये डिटेल में हर एक क्वांटिटी कितनी है, कौन सा आइटम है, उस पर ये वर्क करता है। प्रिपेयर आफ्टर एडमिनिस्ट्रेटर अप्रूवल, ये याद रखना, जब एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल हो जाए, ठीक है, हाँ आप करो, तो फिर उसके बाद ही ये बनाते हैं, क्योंकि इसमें टाइम लगता है, पैसा लगता है, बिकॉज नीड मोर मनी एंड टाइम टू मेक इट, ठीक है। टू गेट टेक्निकल सेंक्शन, अब ये टेक्निकली सेंक्शन के लिए डिटेल एस्टिमेट चाहिए, ठीक है। वो एडमिनिस्ट्रेटिव के लिए था, ये टेक्निकल सेंक्शन है। कंटेन शेड्यूल ऑफ रेट स्पेसिफिकेशन और डिटेल रिपोर्ट, ये याद रखना ये चीज़। क्वांटिटी ऑफ एस्टिमेट, ओनली क्वांटिटी ऑफ मटेरियल, इसमें मटेरियल की क्वांटिटी कितनी है वो देखेंगे। तो कॉस्ट कैसे निकलेगी, जैसे क्वांटिटी इनटू रेट, ठीक है। रिवाइज एस्टिमेट ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्टिमेट्स हैं आगे। इसमें क्या है, रिवाइज एस्टिमेट तभी बनता है जब ओरिजिनल कॉस्ट बढ़ जाती है 5% ऑफ एस्टिमेट कॉस्ट मैंने करी थी 100 रुपये, तो 5% ऑफ दिस इससे बढ़ जाएंगी ना जब, तो फिर हमने रिवाइज एस्टिमेट करना है। रिवाइज एस्टिमेट एनुअल रिपेयर मेंटेनेंस एस्टिमेट, जैसे वाइट वॉश करना है, पेंटिंग करना है एनुअली, ठीक है ना। तो एस्टिमेट फॉर मेंटेनेंस, ये क्या होना चाहिए, याद रखना, ये नॉट ग्रेटर दैन 1.5 ऑफ ओरिजिनल कॉस्ट के 1.5 से ऊपर नहीं होना चाहिए मेंटेनेंस, ठीक है। सप्लीमेंट्री एस्टिमेट, एडिशन अगर हमने कुछ की, जब बने हुए को स्ट्रक्चर में कुछ ऐड करते हैं तो जो एस्टिमेट बनाते हैं उसको बोलते हैं सप्लीमेंट्री एस्टिमेट। और सप्लीमेंट्री शीट होती है ना, जैसे एक्स्ट्रा शीट लेते हैं आप, सप्लीमेंट्री शीट, तो शीट पेपर के टाइम तो वो शीट ऐड करते हैं ना, तो उसमें आपकी क्वांटिटी ऑफ नंबर ऑफ शीट्स बढ़ जाती हैं। तो वैसे ही है कि नया एस्टिमेट जब बनता है,
ठीक है। जब नया कुछ ऐड करो तो उसका फिर एस्टिमेट भी बनाना है ना, तो उसमें करना है। एक्सटेंशन एंड इम्प्रूवमेंट एस्टिमेट कहता है जब इम्प्रूवमेंट करें, कोई इम्प्रूव करें ग्रेटर देन 5% ऑफ द टोटल कॉस्ट से, जब टोटल कॉस्ट से 5% ज़्यादा बढ़ जाता है तो फिर ये एक्सटेंशन ये बनते हैं। 5% के कम में तो नहीं बनाना, ठीक है। अब मैंने आपको एक टाइम कहा था कि क्या हर क्वेश्चन, हर सब्जेक्ट का जब आप पढ़ लेते हो सारा सब्जेक्ट, अपने हैंड रिटन नोट्स जो भी, तो आप उसके बाद क्या करते हो, एक शीट बनाया करो। ये देखो इस टाइप की शीट होती है, ये शीट होती है, ये जो मैंने शीट बनाई है एस्टिमेट की, इसमें सारा ऑलमोस्ट सारा ही है, ठीक है। सारा आपको मिलेगा एस्टिमेट का, एस्टिमेशन का। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि ये शीट आपके पास होगी ना अगर किसी भी सब्जेक्ट की, तो आपको सब्जेक्ट बार बार नहीं करना। एक दिन में उठे ये शीट 3 शीटें देख लो, 3 शीट में एस्टिमेट ख़त्म, 3-4 शीट में। तो आपने क्या करना है, इसको बनाना है, जब ये रिवीजन के बहुत काम आती है, ठीक है। अब हम स्टार्ट करेंगे, अगले में हम ये तीनों कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो वो होगा, क्या कहते हैं, लेक्चर होगा, उसमें हम ये कंप्लीट कर देंगे और ये सब्जेक्ट ऑलमोस्ट कंप्लीट है। फिर हमारा बचेगा कि एक लेक्चर में हमारा इन्वेंटरी कोशिश करेंगे 1 या 2 लेक्चर में कंप्लीट कर दें, चाहे लंबा लेक्चर होना पड़े, 30-35 मिनट का लेक्चर होगा तो ऑलमोस्ट हो जाएगी इन्वेंटरी में ज़्यादा समझने वाला चीज़ें नहीं है, बस उसको याद रखना है और रटना है, बस रटना है। टेक्निक्स हैं, कौन कौन सी टेक्निक्स हैं, और बस ये रटने वाली बात है। एक चीज़ और याद रखना, मैंने आपको क्या किया था, एक चीज़ भूल गया हूँ, मस्टर रोल। मेजरमेंट बुक से पहले एक मस्टर रोल आता है, ठीक है। मस्टर रोल में क्या है कि ये लेबर का वो करता है, लेबर की जितने भी लेबर है ना उसकी डिटेल्स, ठीक है, इसमें डालते हैं। इसमें 3 पार्ट होते हैं, पार्ट, ठीक है, 1, फिर पार्ट 2, ठीक है, पार्ट 3, ये 3 पार्ट होते हैं इसमें। अब ये लेबर की डिटेल करता है सारी। अब कौन कौन सी डिटेल करता है, पार्ट 1 में हमने क्या करना है, लेबर का इंफॉर्मेशन, ठीक है, 1 मिनट इसको मैं, ठीक है, इंफॉर्मेशन ये देखता है कि क्या इंफॉर्मेशन है लेबर की, इसमें क्या इन्फो ऑफ लेबर, ठीक है। इसमें पार्ट 1 में इंफॉर्मेशन ऑफ लेबर की और अटेंडेंस ऑफ लेबर, ठीक है। इंफॉर्मेशन और अटेंडेंस ऑफ लेबर ये ऐड करते हैं इसमें। और इसमें क्या ऐड करते हैं, इसमें पार्ट 2 में ऐड करते हैं वेजेस ऑफ लेबर एंड एरियर्स होता है कि पिछला कोई उसका पैसा देना हो, ठीक है, पीएफ जिसको बोलते हैं, सारा पार्ट 2 उसमें करते हैं। और पार्ट 3 में डिटेल ऑफ लेबर, यानी कि कब उसने ज्वाइन किया था, कितनी देर चला, ठीक है, उसने कितना काम किया, कब तक काम किया, उसको कितना पीएफ देना है, कितना दिया, वो सारा डिटेल इसमें करते हैं, ठीक है। याद रखना ये चीज़। तो ये एक मस्टर रोल है, ठीक है। मस्टर रोल का ये स्किप हो गया था, और भी 1-2 टॉपिक अगर हैं जो भी स्किप होंगे वो मैं आपको नेक्स्ट में बता दूंगा, लेकिन ऑलमोस्ट इतना ही आपने करना है, इतना ही कर दोगे मतलब इनफ है, इनफ। तो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। नेक्स्ट इसको सब चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जल्दी से जल्दी हमारे वीडियोस आते जाएंगे। आज ही मैं ये कंप्लीट कर दूंगा। अब मैं थोड़ा मतलब ठीक हो गया हूँ पहले से, तो होप कि जल्दी से जल्दी हमारी चीज़ें कवर होंगी, ठीक है। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।